ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और पहले सत्र में जो हमने बातें करी हैं, जहां से आवाज़ निकली कि शिक्षा के अधिकार को जब तक जीवन और मरण का प्रश्न नहीं बना लेते हैं तब तक ये हक हमें मिलता नहीं है। जब तक जन जन में इस आवाज़ को हम पहुंचाते नहीं हैं तब तक ये हक हमें मिलेगा नहीं। और इसी कंटेक्स्ट में अभी एक अच्छी शुरुआत हुई है। ये दौर है गठबंधन का। ये दौर है जहां तमाम एक विचार वाली शक्तियां एक साथ हो और उस शक्ति को परास्त करे जो शिक्षा के हक को मिलने में बाधा पहुंचाती है। इसी कंटेक्स्ट में अभी देश के तमाम बड़े बड़े नेटवर्क इकट्ठे हो रहे हैं। आरटी फोरम या कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर या अलायंस फॉर राइट टू अर्ली चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट और भी तमाम जितने भी नेटवर्क हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ चलाएं। आज के इस सत्र में कुछ ऐसे ही लोग जो अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग संगठन और अलग अलग हिस्सों से आए हैं अपनी बात को यहाँ रखेंगे। मैं गुजारिश करूंगा ऑक्सफैम के सीईओ श्री अमिताभ बेहर जी से कि कृपया आएं। इस सत्र को वो मॉडरेट करने वाले हैं, श्री अमिताभ बेहर जी। और ये पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, सच पूछिए, कि देश भर में कैसे स्थितियां बदलें और लोग इकट्ठे हों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता मेनन जी को कि कृपया आए और शी इज वन ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दिस सेशन। प्लीज कम। प्रोफेसर जुबैर मिनाई, डायरेक्टर सेंटर फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड रिसर्च, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, प्लीज कम सर। सुमित्रा मिश्रा, representing Alliance for Right to Early Childhood Development and also Director Mobile Crisis. Joseph Victor Raj, National Convener Campaign Against Child Labor, please come. And Ms. Preeti Mahara, Director Policy Research Advocacy and Documentation, Child Rights and You, CRY. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सत्र के इंट्रोडक्टरी नोट के लिए मिस अलका सिंह, हेड पॉलिसी एंड एडवोकेसी, सेव द चिल्ड्रन, प्लीज कम। एंड सर, ओवर टू यू। आप सबको जय भीम, सलाम, आदाब, गुड आफ्टरनून, जय जोहार। तो हम लोग समय से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर इसकी हिदायत दे दी जाए कि कब तक हम इस सत्र को चला सकते हैं। लंच तक तो चला सकते हैं। लंच का मतलब क्या है? लंच तक तो चलेगा ये सत्र। थोड़ा let's be very specific, otherwise we'll just not be able to manage. आप बता दीजिए। 2:15 तक आप तैयार हैं? बढ़िया, वो चलिए। आप सब भी उम्मीद है तैयार हैं। ऐसा ना हो कि 2 के आसपास साथी इधर उधर जाने लगे। कैन आई जस्ट सी शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? हाउ मेनी फ्रेंड्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? नहीं, ये सवाल अंग्रेजी में ही पूछना होगा ना। जो हिंदी नहीं जानता है उसके लिए है। So how many? I assume that everybody understands Hindi. Then that means. चलिए, तो फिर ज़्यादा हम लोग हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा साथी शायद हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। पर हम लोग कोशिश ये करें कि मिक्स करके बोलें। और वी आर फॉर्चुनेट कि हमें 2:15 तक का वक्त दिया है, पर कोशिश ये करें कि उससे थोड़ा पहले हम लोग अपनी बात ख़त्म कर सकें। मैं इस सत्र के शुरुआत में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ 2 बातें कहूँगा। पहली बात कि अभी प्रोफेसर मोहंती से बात करते करते मुझे उन्होंने अनिल सदगोपाल जी की बात की, और हम सब अनिल सदगोपाल जी को जानते हैं, हमें प्रेरणा देते रहे हैं। तो अनिल सदगोपाल जी को 1980 में
जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला। और तब मैं स्कूल में पढ़ता था और वो मेरे घर आए हुए थे, तो मैं अपनी ऑटोग्राफ बुक लेके उनके पास पहुंच गया कि आप जरा लिखिए इसमें। और उन्होंने मुझे संदेश लिखा कि शिक्षा राजनीतिक बदलाव का सबसे धारदार माध्यम है। तो उस समय तो मैं नहीं समझा था, पर मुझे लगता है कि आज के लिए हम शिक्षा की जितनी बात कर रहे हैं उसको सिर्फ आरटीई के संदर्भ में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली उस मैसेज को हम लोगों को उठाना होगा। दूसरी बात, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं हम सब साथियों को जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। बहुत खास बधाई, सलाम कि हम ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है जब तक आप प्राइम पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाएंगे, और ये तो मैं अब पक्के अनुभव के साथ कह सकता हूं, जिसमें आपसे ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ चुनाव के दौरान का मसला नहीं है। हम लोगों ने बहुत देख लिया, एंजेला की रिपोर्ट साफ दिखाती है, बड़ी शिद्दत से हम लोगों ने आरटीई पे काम किया था, जश्न भी किया जब हमें आरटीई मिला, लेकिन उसका अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखें साफ नज़र आता है कि वो भी एक जुमला ही रह गया। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल आपको एक स्पेस बनी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाता है कि वो जुमला रह गया। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है, चाहे अलग अलग नज़रिए से आप देखिए कि उसमें बजट नहीं है, चाहे उसमें हिम्मत नहीं है कि एग्जिस्टिंग प्राइवेटाइजेशन की जो लॉबी है उसके खिलाफ सवाल उठा सके। तो जब तक हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बात आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज की चर्चा खासकर हम जिस संदर्भ में हैं, और मुझे तो बार बार यही लगता है, मुझे अभी किसी भी बैठक में बुलाया जाए, शिक्षा की बैठक हो, चाहे स्वास्थ्य की बैठक हो, चाहे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की बैठक हो, मुझे लगता है कि हम लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर ना समझें और ना देखें, जो लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जहां डेमोक्रेसी की स्पेस लगातार कम हो रही है, लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जहां लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लार्जर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि कम्युनल फोर्सेस, कास्टिस्ट फोर्सेस, पेट्रियार्कल फोर्सेस का बहुत स्ट्रॉन्ग रीअसर्शन हो रहा है। अगर इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को बिना समझे हम सिर्फ अपने साइलोज में अपना एजुकेशन, अपना हेल्थ की बात करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बदलाव की तरफ बढ़ पाएंगे। तो मेरी गुजारिश है हम सब से, इसको आज एक मौके के रूप में देखें। विभिन्न क्षेत्रों से, राज्यों से सब साथी आए हैं, कैसे हम मिलकर अपनी इस राजनीतिक पहल का, मैं राजनीतिक कल्पना की भी बात नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक कल्पना हमारे पास है, राजनीतिक पहल को ठोस स्वरूप दे सकते हैं। तो आखिरी सेशन तक आते तक मेरी गुजारिश होगी, यानी शायद आखिरी सेशन को करने वाली हैं अमरीश भाई आपसे भी, कि वापस हम लोग आने वाले 8 हफ्तों में क्या कॉन्क्रीट एक्शंस, पॉलिटिकल एक्शंस कर सकते हैं, जिससे कि एजुकेशन जो हमारा अधिकार है वो पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करे, और ना कि पोस्ट पुलवामा जिस तरह से राष्ट्रीयता को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उससे किया जाए। तो ये गुजारिश होगी। हम लोग इस सत्र को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं अलका को गुजारिश करने वाला हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन करें, पर साथ में वो चाहती थी कि हम लोग एक रिपोर्ट का भी अगर रिलीज करें। अच्छा, तो ठीक है, आप उनकी रिपोर्ट आप प्रेजेंट करेंगे एंड देन ओके। थैंक यू सो मच अमिताभ एंड द ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, सेशन के पीछे बहुत सारा काम हुआ है, और हम देख रहे हैं कि 2 अलायंस मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, कन्वीनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जब तक साथ हम लोग नहीं आएंगे तब तक सरकार के विभागों को साथ आते देखना, कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन की बात करना बहुत दूर की बात है। तो पहले खुद कर लेना चाहिए, और वो हम आज देख रहे हैं कि हम यहाँ साथ बैठे हुए हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। दूसरी बात ये है कि इस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग पहले ही सेशन में हुआ है, जहाँ पे हमने अर्ली एजुकेशन की बात की, दूसरे जुड़े हुए मुद्दों की बात की। तो मैं अभी चाय से पहले बैठ के कुछ स्लाइड्स हटा रही थी ताकि हम लोग कुछ समय बचा सकें। ऑफ कोर्स कुछ है यहाँ पे जो रिपीटेशन होगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।
पहले तो एसडीजी टारगेट की हमने बात की कि हाँ, एसडीजी टारगेट में हमने बिल्कुल बात किया है कि प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक हर गर्ल एंड बॉय, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। और जो है क्वालिटी, इक्विटी, वो सारी बातें भी उसमें कही गई हैं जो दूसरे टारगेट्स हैं। पर सच्चाई कहाँ है? सच्चाई अगर हिंदुस्तान छोड़ के पूरी दुनिया की देखें, तो पूरे विश्व की देखें, तो लगभग आधे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में हैं वो स्कूल के बाहर हैं। तो बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, बात पूरे विश्व की है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो बच्चे क्यों हैं बाहर? ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन एक कारण है, और एक जो आहट में है और हम लोग उसको सेंटर स्टेज नहीं लाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट इमरजेंसीज़ हैं। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं जो विश्व भर में चल रहे हैं, और हिंदुस्तान के राज्य उससे अछूते नहीं हैं। हमारे राज्यों में भी वो जो डिस्टर्बेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड जो इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, उनकी वजह से बहुत से बच्चे स्कूल के बाहर हैं, स्कूल, टीचर, सब कुछ होते हुए भी। तो वो सब भी हमें कहीं मेन स्ट्रीम में जो हम बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, कहीं लाना होगा अगर हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना है। तो कंटिन्यूम ऑफ एजुकेशन के लिए सुबह जैसे कहा 3 इम्पॉर्टेंट फोकस एरियाज़ हैं। पहला, एक राइट स्टार्ट होना चाहिए, और ये बुक है जो मैं रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम यहाँ पे रिलीज़ करें, और कुछ कॉपीज़ बाहर हैं जो साथी पढ़ना चाहें उसको ले सकते हैं। और जो राइट स्टार्ट है वहाँ पे हम स्कूल, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सब की तो बात करते ही हैं, पर एक स्टेप आगे जाना होगा और बात करनी होगी फैमिली और कम्युनिटी का एंगेजमेंट भी अर्ली और राइट स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि वो सारा कुछ इंस्टीट्यूशन में नहीं होता, उसका काफ़ी कुछ घरों पर होता है। तो हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है एज अ सिटीज़न, एज अ सिविलियन, एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। होल ऑफ सोसाइटी के बिना ये नहीं होगा। तो राइट स्टार्ट। और दूसरा है फाउंडेशनल लर्निंग। जहाँ फाउंडेशनल लर्निंग के लिए बात करेंगे, ऑफ कोर्स रीड, राइट, इन पे तो एम्फेसिस है ही है, पर ये सारा कुछ एंजेला ने सुबह कहा था, एक एनवायरनमेंट होना चाहिए ऑफ थ्रू बाय प्रमोटिंग वेल बीइंग, चाइल्ड्स वेल बीइंग, उसके बिना वो होगा नहीं। और तीसरा अनइंटरप्टेड लर्निंग है, जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, क्या हमारे पास बच्चे जा भी सकते हैं, उतना यूनिट्स हैं या नहीं है, फैसिलिटी है या नहीं है, और फिर बाकी चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी वजहों के वजह से ऑब्स्टैकल्स हैं, उनको हम कितना दूर कर पा रहे हैं। इन सभी बातों को अगर हम ध्यान में रखें और फिर सोचें हम किन बच्चों की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो लेट्स मेक इट चाइल्ड सेंटर्ड। पहले ये थोड़ा सा एक स्लाइड में दिखाऊंगी कि वो बच्चे कौन हैं जिनके बारे में हम चिंतित हैं और बात कर रहे हैं। आधे बिलियन बच्चे हैं हिंदुस्तान में, 50 करोड़, और उन 50 करोड़ में से जो 22% बच्चे हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो हम इतने बच्चों के लिए तो सरकार जो अकाउंटेबिलिटी है वो वहाँ है जहाँ जिनके बारे में हमने फर्स्ट पैनल में बहुत गहरी चर्चा की है। लेकिन बाकी चीज़ों को इंश्योर किए बिना शिक्षा भी इंश्योर करना पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, तो वो सारा एड्रेस करके ही हम सोच सकते हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन और जिस तरह की चीज़ें हम लर्निंग में बच्चे के देखना चाहते हैं वो पॉसिबल होगा। अगर न्यूट्रिशन के बाद दूसरा स्टेप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का देखें, तो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं हिंदुस्तान में जो इनरोल्ड हैं आंगनबाड़ी में, वो सिर्फ 38% हैं, 38% हैं। और कुल मिलाकर के भी अगर प्राइवेट और सब कुछ देख लें तो 27% बच्चे जो हैं वो किसी भी तरह के प्री स्कूल फैसिलिटी में स्कूल में नहीं जा रहे हैं। और एक आंकड़ा है कि 60% बच्चे 3rd स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के पहले ही ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। और हमारा जैसा वनीता कौल जी ने कहा था कि बहुत बड़ा कारण ये है कि उनको प्री स्कूल एजुकेशन नहीं मिला है, तो वो कभी कोप अप ही नहीं कर पाते हैं 1st स्टैंडर्ड के सिलेबस से और आगे की पढ़ाई से। ये 2 चीज़ें हैं, पर प्रोटेक्शन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कुछ सर्वेज़ हैं जो 2007 का मिनिस्ट्री WCD का सर्वे था, वो ये कहता था कि हर 3 में से 2 बच्चा जो है वो रिपोर्ट कर रहा है किसी न किसी तरह के अब्यूज़ का। 8.2 मिलियन, 80 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर हैं इस देश में। 20 लाख बच्चे जो हैं वो सड़कों पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या गुजर बसर कर रहे हैं। और 47% जो लड़कियां हैं वो 18 साल से पहले उनकी शादी हो रही है। तो ये बच्चे हैं जिनके बारे में हम जिनकी शिक्षा के लिए हम चिंतित हैं। एक सरकारी रिपोर्ट है जो पिछले साल निकली MHRD की, जो ये कुछ नंबर्स दिखा रहा है, और प्राइवेट और पब्लिक दोनों नंबर्स हैं इसमें, सरकारी दोनों नंबर्स हैं। कितने स्कूल्स हैं हमारे पास? तो जहाँ प्राइमरी में 8.5 लाख, 8,40,000 के करीब स्कूल हैं,
सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तक जाते जाते इन स्कूलों की नंबर सिर्फ 1,12,000 तक बच जा रही हैं। सरकारी आंकड़े हैं, दोनों प्राइवेट और पब्लिक स्कूल को मिलाते हुए। तो जहां हमारा कंटिन्यूम ऑफ एजुकेशन का ये ड्रीम है कि 2030 तक या उसके पहले हम सारे बच्चों को पूरा ये एजुकेशन का जो एक्सेस है वो होगा, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस है। और हमने बहुत सुना कि जहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं वहाँ ये देखें कि बंद होने की जगह क्या और लेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, लेवल्स बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें जो इस पर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं वो दूसरी पॉलिसीज़ हैं। जहाँ राइट टू एजुकेशन को आम तौर पे समझा जाता है कि सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के एज ब्रैकेट के लिए है, वहाँ पे 3 से 6 छूटे दिख रहे हैं, 3 से 5 छूटे हुए दिख रहे हैं। और 15 से 18 दूसरे कानून के आने से भी, जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट आया है, उससे समझ ये है कि वो काम कर सकते हैं और उनका स्कूल से, खास करके गरीब जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, उनका छूटने की पॉसिबिलिटी, रिस्क जो है वो बढ़ जा रहा है। विक्टर है यहाँ, इस बारे में बात करेंगे। पर चाइल्ड लेबर हमने सेंसस का ही डेटा देखा, 5 से 14 साल जो RTE एक्ट के ब्रैकेट में ही आता है। और मैं जो ध्यान यहाँ पे सबका लाना चाहूँगी वो ये है, रूरल अर्बन डिवाइड में हम शहरों को विकास का एक पिक्चर देखते हैं कि शहर बन रहे हैं तो विकास हो रहे हैं। अगर आप चाइल्ड लेबर की संख्या हिंदुस्तान में देखेंगे तो रूरल में 11 मिलियन से 8 मिलियन तक घटा है थोड़ा, लेकिन अर्बन में जो है वो 1.3 मिलियन से 2 मिलियन हो गया है। अर्बन सिनेरियो में चाइल्ड लेबर बढ़ गया है, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो बढ़ गए हैं। और जहाँ ट्रेडिशनली बच्चे कॉटन फार्मिंग और टी गार्डन में काम करते दिखते थे एग्रीकल्चर और रूरल कॉन्टेक्स्ट में, वहाँ अब बच्चे इनविजिबल हैं क्योंकि वो डोमेस्टिक हेल्प हैं घरों में, शहरों में आकर के। वहाँ वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कहीं बेसमेंट्स में काम कर रहे हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं। तो उनका मॉनिटरिंग और प्लस जो पूरा का पूरा फैक्ट्री से घर की तरफ शिफ्ट होना कालप्रा के आने से जो हो गया है, वो इनविजिबल हिडन जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल तक कैसे पहुँचाएँगे, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सेव द चिल्ड्रन की अपनी स्टडी है, पर मुझे और कहीं बहुत ज़्यादा डेटा इस बारे में दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ शेयर कर रही हूँ कि 20 लाख बच्चे हिंदुस्तान की सड़कों पे तो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 63% बच्चे ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं उन 20 लाख में से। और 68% बच्चे 3 से 6 साल की उम्र के ऐसे हैं जो किसी भी तरह की आंगनबाड़ी, ICDS, इस प्री स्कूल फैसिलिटी में नहीं है। मतलब आगे आने वाले जो साल होंगे वहाँ पे भी ये बच्चे अभी से छूटे हुए हैं। और ये जहाँ शहर की बात है, तो अगर पॉपुलेशन टर्म में देखें तो जो शहरी पॉपुलेशन है उसका 1.2% पॉपुलेशन जो है वो सड़कों पे रह रहा है। तो जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है उसे भी चैलेंज करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे सिटी प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स उस तरह के हो रहे हैं जहाँ हम बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे शहर कैसे होने चाहिए, वहाँ भी बच्चे छूटे दिखाई दे रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे स्कूल, एक्सेस टू स्कूल और गर्ल एजुकेशन खास करके उसमें सेफ्टी की है। सिर्फ यहाँ पे 4th पिलर पे ध्यान दिलाना चाहूँगी, जहाँ पे बोथ रूरल कॉन्टेक्स्ट और अर्बन कॉन्टेक्स्ट में, शहरों और गांव दोनों के बच्चों ने कहा, 37% और 33% कि उन्हें स्कूल जाना भी सेफ़ नहीं लगता है। जो रिस्क था स्कूल सेफ्टी का, उन परसेप्शन स्टडी है, कुछ 6 स्टेट्स में की गई है, लेकिन सेफ्टी इतना बड़ा मुद्दा है। अगर 40% लड़कियां सेफ़ नहीं समझती हैं स्कूल पहुंचने तक के रास्ते को भी, तो हम सारी फैसिलिटी स्कूल में भी करेंगे, एनवायरनमेंट तो छूट ही जाएगा जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। नीति आयोग पे कुछ चर्चा सुबह हुई है। हमने देखा नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने मिलकर के भारत सरकार के लिए, भारत के लिए कुल 306 SDG टारगेट्स का चयन किया है। पिछले साल उसका फर्स्ट रिपोर्ट आया था और अगर मैं सही हूँ तो उस 306 टारगेट्स में से हम सिर्फ 62 ट्रैक कर पा रहे हैं। उनके लिए हमारे पास डेटा है, बाकी के लिए हमारे पास डेटा भी नहीं है कि हम उसको ट्रैक कर पाएँ। तो सुबह हमने एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की, मॉनिटरिंग, आउटपुट लेवल इंडिकेटर्स की बात की, पर अगर हम सही तरीके के इंडिकेटर्स और डेटा सेट ही नहीं रखते हैं तो ये मॉनिटरिंग कैसे होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए कुछ 54 इंडिकेटर्स निकाले गए थे और उसमें से आप देखेंगे कि 70% जो इंडिकेटर्स हैं वो बच्चों से जुड़े हुए हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और वोकेशनल या स्किल डेवलपमेंट। जो 60% जो हैं वो बच्चे या यूथ से जुड़े हुए हैं। इतना सारा वेटेज होने के बाद भी जो बजट इनफ्लो है, जो स्ट्रक्चरल कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो सारा नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स जैसे प्री स्कूल तो मेंशन ही नहीं है उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी, और स्कूल में भी जैसा सुबह हम देख रहे थे कि नेट एनरोलमेंट रेशो ही पहला इंडिकेटर है, जिसके लिए प्रिपरेटरी इनपुट लेवल क्या होगा वो कुछ भी नहीं है।
लास्ट स्लाइड है बजट के बारे में। और हमने जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच किया था कि बजट बढ़ाइए बच्चों के लिए, उन्होंने कहा फंड्स डिवॉल्व हो गए हैं, टैक्स डिवोल्यूशन हुआ है, 32 से 42% बढ़ा करके हम स्टेट्स को दे रहे हैं। स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा है, ऑटोनॉमी है, उनको खर्चा करना चाहिए। तो हमने छोटी सी एनालिसिस एक NIPFP के साथ में कराया और ये पाया कि दो चीज़ें हैं। टैक्स डिवोल्यूशन बेशक हुआ है, 42% पैसा स्टेट्स के पास गया है, और दूसरी चीज़ जो हुई है जो हमें सुनाई नहीं दी ज़्यादा, वो ये है कि जो सेंट्रल असिस्टेंस था स्टेट्स को, जो पैसा जाना था फ्लैगशिप प्रोग्राम्स और दूसरे इसमें, उसमें घटाई हुई है, वो घट गया है। और वो घट ऐसे गया है कि जो स्टेट का शेयर पहले 15% होता था, वो अब 40% हो गया है। तो कुल मिलाकर के अगर नेट देखेंगे स्टेट को कितना मिला और कितना घटा, तो ये ग्राफ दिखाता है जिसमें ज़्यादातर स्टेट्स आपको नीचे दिखाई देंगे। मतलब कुल मिलाकर के सोशल सेक्टर का पैसा और कुल मिलाकर के बच्चों पे जो खर्चा होता था इंक्लूडिंग एजुकेशन, वो स्टेट लेवल पे लगभग हर स्टेट में, गिन के ऊपर के 5 स्टेट, घट गया है। तो ये जो 14 फाइनेंस कमीशन, ज़्यादा पैसा, ऑटोनॉमी, डिसेंट्रलाइजेशन, एक आई वॉश था। और असली में अगर स्टेट्स को कम पैसा मिला है तो कहाँ से ऑटोनॉमी आएगी और कहाँ से हम स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर पाएंगे कि बच्चों के लिए आगे क्या करना है। सो ये मेरा आखिरी स्लाइड है। थैंक यू सो मच। तो मैं जिस रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया उसका नाम है राइट स्टार्ट, और प्रोफेसर ज़ुबैर मिनाय है यहाँ पे जो इसके पार्ट थे। डॉक्टर विनीता कौल की लीडरशिप में ये पूरी रिपोर्ट बना है, और हर वो जो मुद्दे होने चाहिए 3 से 6 साल और फिर कंटिन्यूम ऑफ एजुकेशन, वो इसमें है। जो भी इंटरेस्टेड हो आप डिटेल में प्लीज़ बाहर से बुक कलेक्ट कर लीजिएगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगी अमिताभ, प्लीज़ इफ यू कैन रिलीज़ इट फॉर्मली। अमरीश भाई, यस, प्रोफेसर कौल हैज़ लेफ्ट, Dr. Kaul has left. Yes. Okay. I think this release needs a photo opportunity. So I'm going to change the format a little, and I'm going to suggest that because we've been listening for a long time, after every speaker, looking at the time, I'm going to suggest that we take 1 or 2 interventions. सुझाव होगा कि हर मसले को प्रश्न के रूप में न रखा जाए, पर कोई टिप्पणी हो। पर बहुत गुजारिश है, मैं ओपन कर रहा हूँ, कई दफ़े ओपन करने के बाद लगता है कि गलती की क्या, कि अगर कोई बहुत साथी 10 मिनट 12 मिनट बोल जाए, वो ना करें। 1-1.5 मिनट में अपनी कोई 2 साथी बात रखना चाहते हैं तो पहले यहाँ से देखें। ओके, एक साथी यहाँ और एक साथी इधर कोई। ओके, लेट्स डू दैट। या आप 2 साथी हैं, माइक आ जाना चाहिए आप तक, नहीं तो मेरा प्रश्न दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली सरकार बहुत जोर शोर से प्रचारित करती है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, और इस साल के बजट में शायद 26,000 करोड़ का बजट रखा गया है। उसका रेशियो क्या है जीडीपी का? वो जो हम डिमांड करते हैं 6%, उससे ज़्यादा है या कम है, या एवरेज जो नेशनल एवरेज है उसके बराबर है? थैंक यू। इसका जवाब तो आसान है। 6% नेशनल जीडीपी वो बताना मुश्किल है अनिल भाई, पर वो 25% जो नॉर्म के रूप में रखा जाता है कि हर स्टेट के अपने बजट पर हो, उससे वो कहीं ज्यादा है। मुझे याद आता है तो 26% है। ओके, तो उससे ज्यादा है और वो नॉर्म को मीट कर रहा है फिलहाल। जीडीपी के रूप में शायद मेरे पास तो आंकड़ा नहीं है, किसी के पास होगा तो देंगे। आप बोलिए। तो जैसे मैं कह रहा था, हो सके प्रश्न ना हो, दूसरे स्पीकर से मैं गुजारिश करूंगा कि जो हम सुन रहे हैं उस पर भी टिप्पणी करके बात को आगे बढ़ाते रहें।
हाँ, मुझे सवाल नहीं करनी है सर, एक सुलह देना। मैं रैक पिकर बच्चों के साथ काम करता हूँ, करीब 600 बच्चे रैक पिकर को पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित है रैक पिकर के बच्चे, जिन और बहुत ज़्यादा जो है आउट ऑफ स्कूल हैं। और अच्छा, जिनको हम पढ़ाते भी हैं, स्कूल लर्निंग पॉइंट खोल रखे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं एडमिशन को लेकर के। जब RT एक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए लागू है, तो फिर ये एजुकेशन में एडमिशन में इतना धांधली क्यों होता है? एडमिशन नहीं करते, चप्पल घिस जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए। तो इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आप लोग शिक्षा मंत्रालय से या जिससे भी अगर आप लोगों की पहुँच है, तो उनको ये कहें कि एडमिशन को जो है और आसान बनाएं, ताकि सब बच्चों को आसानी से एडमिशन हो। अगर आसान हो जाएगा तो हमें और भी बच्चों को शिक्षा के हम जोड़ सकते हैं इसके। बढ़िया। और दूसरी बात क्या कह रहे थे? अभी तीसरा साथी हो जाएंगे और संक्षेप में मैं बोलूँ, मैं इन्हीं की बात कह रहा हूँ। जब डिवीजन ऑफ लेबर में बहुत सारे लोग बहुत नीचे में हैं, और मतलब सेक्रेटरीट में जो लोग बैठे हैं उनकी सैलरी मिलती है लाखों में, और जो मिनिमम वेज है वो कैलोरी में मिलता है, यानी कि आदमी अगर उसको कैलोरी नहीं मिलेगी तो मर जाता है। जिन बच्चों की ये बात कर रहे हैं और उनको जो पैसा मिलता है वो किताब पढ़ने के लिए अलग से मिलता है, तो इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे सैलरी सिस्टम में है, अगर वो सैलरी सिस्टम और डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता रहेगा, तो इक्वलिटी नाम की, जिसकी हम यहाँ बड़े अच्छे शब्दों में चर्चा करते हैं, हम और कुछ सालों तक ये कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन वो जब तक हम बदलेंगे नहीं, किसी को कैलोरी मिलती है, यानी कि वो मर ना जाए इसलिए काम करता रहे, और किसी को लाखों में मिलता रहेगा, तो हम अच्छी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank तो अब मैं गुजारिश करूंगा गीता जी से, वो अपनी बात रखें, अगर 10 मिनट के अंदर हम बात कर सकें। वो शायद गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार। कोशिश रहेगी कि 10 मिनट में 3-4 मुद्दे जो बहुत ही मुझे लगता है कि अहम है और जिसके बारे में हमने सोचना चाहिए, मैं वो प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। पहली बात, there is no doubt, we don't even have to discuss कि the right to education has to be from 0 to 18 years. A child is defined as anyone who's below 18 years of age. So in a way, we had accepted a half measure of right to education, and that probably was our mistake. But we thought the next will come, which never did come. So I completely endorse what was said in the morning. जो बात सुबह कई वक्ताओं ने कही है कि जो right to education है वो पूरे 0 to 18 year old के लिए होना चाहिए। और इसमें I would give emphasize कि ये जो दो पहलू या 2 एज ग्रुप्स जो छूट गए थे हमारे, वो सबसे अहम एज ग्रुप्स थे, 0 to 6। और उसके बारे में प्रोफेसर कौल ने बहुत ही अच्छा एक हमें इम्पोर्टेंस क्या है 0 to 6 year old का बहुत ही अच्छी तरह से बताया, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगी। पर ये जो हमारा दूसरा एज ग्रुप है जो 14 to 18 है, उसके बारे में हम अगर बात नहीं करते आज तो हम कहीं चूक रहे हैं। 14 to 18 age group is the most vulnerable of all the age group. They are most माने अगर आप देखें एक तरह से ये युवा भी माने जाते हैं, एडोलेसेंट को हम एक युवक की स्वरूप भी देखते हैं। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो अगर सही दिशा में हम अभी नहीं, वो शिक्षा में अगर उन्हें नहीं लगाते हैं या सही शिक्षा में अगर वो नहीं जुड़े हैं तो वो कहाँ जाएंगे। और वो डेंजर ऑफ adolescents getting into what I would like to say is that this adolescents getting oriented into ideological extremism is very, very, very high. Adolescents, when they do not have the right kind of education and the right kind of engagement, the risk of the vulnerability that they have to drugs, to extremism, to any kind of ideology that promotes hate is very, very high. And I think we all are seeing the risk of that even today. So we need to really understand
what the adolescents need. Apart from this aspect, adolescents are also very close to productive age group. So where is it that they're going to get their work from? What is it that they're going to be engaged as citizens? What is going to be their role as parents, you know? So I feel that we have not thought enough. And if tomorrow there is going to be a platform which says that, okay, let's include 14 to 18-year-old into the right to education, my question then to the RT Forum and all of us who are here is, do we even know what we should be asking? What should our ask be? Our ask will naturally be guided by the structure that we see school education in, which is 8 standard to 10 standard, 10 standard to 12 standard, the CBSE exam, the state board exam. And is that the kind of education alone that we will want for our adolescents? I think we need to give a very careful thinking on what kind of right to education, what would right to education mean for 14 to 18-year-olds. On that aspect, I would also like to draw attention to the slide Alka had presented. We had 8 lakh schools at primary level, and then it reduces to around 1 lakh or even less at higher secondary level. So what is it we're asking? That this 1 lakh becomes 8 lakh or 8 lakh becomes 1 lakh? What is the midpoint? What is the kind of schooling that we envisage will reach children from 3 to 18 years, and what happens to the 0 to 6? So that's my point 1, that we need to think about adolescents. The second point which was raised over here, and we had referred to Sustainable Development Goals, is about learning. That we need to ensure learning levels, and here I'm not talking about learning outcomes as was defined or by, as is currently being defined, but learning in its broadest sense. Learning as an education should be contributing to, which is about critical thinking, which is about learning problem solving, learning about social issues, scientific issues, and so on. Now, if that's the kind of learning we want, we also need to begin to envisage the kind of teachers that we will need, both at all levels, but particularly at post-elementary level. And that's not easy, because we've never really thought in those lines, you know. Thinking has been largely structured by the board exams, and we need to somewhere begin to think away from that. So that's the second point. The third point that we need to think is that whose education actually gets disrupted. If we are talking of schooling as a continuum, let's see, कहाँ पर वो जो एक किसकी शिक्षा में बाधा आती है, किसकी शिक्षा में learning levels affect होते हैं, कौन स्कूलें छोड़ रहा है, and we come to the traditional categories. It's girls, it's more children from the remote areas, tribal children, children who are displaced, and the issue of which was raised over here about children from the conflict zones. In India, we need to see that, although we do not talk about this in forums, many forums, but it is around 90 districts in India are left-wing affected districts, which includes districts in Chhattisgarh, Maharashtra, Orissa, Jharkhand. And to date, we do not have proper educational indicators as to how many children are being educated or not educated in these districts. What's happening to them? The kind of provisioning one has come across for these children who are affected by strife is ashram shalas, largely, or Kasturba Gandhi Vidyalayas, where children are taken away from their family and put in this different locales called ashram shalas. We have so far not given a thought on what are the quality indicators of these ashram shalas. Is putting a 3-year-old or a 4-year-old in an ashram shala taking away the right of the child to be with his or her family? So when we talk of education of these children, we also need to cognize that somewhere the child is losing out on other
rights. The right to be with the family, the right to know about his or her own culture, the right to his or her own religion. And so this needs a lot of thoughtfulness. We need to really understand that when we talk of marginalized children, be it from conflict zones, girls, tribals, somewhere the broad categories of deprivation, we fail to unpack them. We fail to understand the lives of a marginalized child, and therefore probably the mistake that is happening is the education programs, which are so structured and so standardized and so homogeneous, are unable to engage the most marginalized children. And that's where we begin to see the disruption of education. Ki unhe shiksha, they are not able to engage and relate to the education that's being, that's being provided to them. And as such, we find that the dropout rate is way higher amongst the marginalized group. And particularly, we find that from primary to secondary, there is a serious slide in numbers, and from secondary to higher secondary, even more. Since I have 2 minutes more, I'll skip on the other points, but I'll make one point. Since there was the slide on sustainable SDG goals, the SDG 4 is related to many other SDGs. In particular, this time there has been a specific SDG called SDG 16, which is on peace education, peace building. And it is felt, and worldwide it is being taught that SDG 4 and SDG 16 are very related. SDG 4 on education can happen only in peaceful societies. Wherever there is conflict, wherever there is war, the SDG 4 gets most affected. Similarly, SDG 4 has the potential of contributing to peace and peace building. And in the current times, we really need to be cognizant on that aspect of it. कि हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, किस तरह का curriculum हो रहा है, and if a kind of religious discourse is infiltrating our schools, then we are also, there is something called that this is going to be, this is giving the basis, or it will lead to a society in future which may not be as cohesive, which may lead to further strife and further conflict. So it is not just essential to define quality in the traditional sense, but we need to define quality from the angle of peace building and social cohesion. Curriculum has to move towards peace building, socially cohesive building of society. It has to adhere to the constitutional core values. You cannot play around with that because the price we pay will be very heavy. So as an RT forum, we need to be talking not about just the safety in school in terms of physical sense of punishment and safe buildings, but safety is about mental safety, safety in future, and safety in in the kind of roles these young children are going to play in the society tomorrow. Thank you. Thank you, Geeta ji. Thank you. So again, I'm going to stick to, okay, one here, somebody here. Okay, aapse. Okay, please go ahead. Just one. Yeah. आप बोलना शुरू करिए, मुझे लगता है सुन लेंगे लोग. Sorry, आपको फिर से. I would like to flag upon one issue of this whole that PTSD. Recently, actually, we did a study on the post-traumatic stress disorder for the people living in the conflict region, and we have seen that 2 years back there was a counter-insurgency operation in Assam, and many of the schools are occupied by the militaries. Like in that situation, there are lots of fear amongst the children. So I think this is the one area we really need to look into, especially in the conflict affected or just children in the difficult situations where the children, their mental health is not addressed adequately. Even this kind of forum also, we are not talking about the mental health of the children, because
when these military camps are just near to that, or military camps are within the school, and children, they don't go to the school, and there are evidences of that. We have that evidences with us. So this is one aspect I really want that RT Forum should take it Okay. into account Thank of you. that. Yeah, thank you. या प्लीज नीचे इधर आपको धन्यवाद, आप माइक में मदद कर रही हैं तो मैं बीकानेर राजस्थान से बताना चाह रहा था कि जो डाटा आप लोगों ने प्रस्तुत किया, इससे पहले ही प्रेजेंटेशन में बताया, वो डाटा यदि हम बॉर्डर एरिया पर देखते पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे, तो डाटा बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और ये डाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक्चुअल में यह है कि मैं कई बार मैं यही बात भी रख रहा था कि सरकार की भी मंशा नहीं है कि उन बच्चों को पढ़ाना। पहले तो स्कूलों को मर्ज किया और मर्ज करने के बाद वो बच्चे सारे ड्रॉप आउट हो गए, वहाँ प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था नहीं है, पहली बात। दूसरी, सेफ्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है। जब हम लोगों ने कुछ लोगों से कहा कि आप धरना प्रदर्शन करो और मांग करो स्कूल की, तो मांग की तो सरकार ने भी प्रेशर डाल करके ये कहा कि हम आपकी मांग मान लेंगे, लेकिन इसको मीडिया में कहीं हाईलाइट मत करो, नहीं तो ये डिमांड बढ़ जाएगी और सब जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। तो सरकार की मंशा नहीं है। जहाँ कस्तूरबा की बात हो रही थी, शारदे की बात, बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ना चाह रही हैं लेकिन उनके लिए स्पेस नहीं है। और जहाँ पर गवर्नमेंट जितनी पावर है, जहाँ जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय सबसे ज़्यादा है, और जब बीकानेर की बात करते हैं तो बहुत कम संख्या में, जबकि बीकानेर की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो मंत्री या मिनिस्टर होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो कर लेते हैं काम। रही बात, एक बार मैडम ने कहा था कि मिड डे मील वाला ICDS में, एक्चुअल में यह है कि वहाँ मिड डे मील भी नहीं मिल रहा 2 साल से। स्थिति यह है कि लोग 10% कमीशन मांगती है सरकार के लोग जो बैठे हैं, मंत्री तक को पता है, सबको पता है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। और कोई भी, कई बार मैंने पर्सनली मंत्री जी से भी कहा, मैंने कहा आपके डिपार्टमेंट के लोग 10% कमीशन मांग रहे हैं, हम कमीशन कहाँ से ला के दें? और इस वजह से हमारे लोगों का सारा मिड डे मील नहीं मिल रहा। पढ़ाई की बात तो छोड़ दो, बच्चे ही नहीं आ रहे। तो ऐसी स्थिति में सरकार, जो भी सरकार बदलती है, लोग वही हैं, डिपार्टमेंट के लोग वही हैं, खाने वाले वही लोग हैं। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि इस करप्शन को कैसे रोका जाए। यदि करप्शन नहीं रोकेगा तो व्यवस्था सुधरेगी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की चर्चा में जो साथी बाहर से आए उनके अनुभव भी शेयर हों। पर मैं बस 1-2 बातें कहना चाहूँगा। गीता जी ने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, मेरे लिए कम से कम वो एजुकेशन के रूप में होगा। हम लोगों को समझना है कि 14 से 18 में किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है। तो क्या सिर्फ वो 10वीं 12वीं तो नहीं चलेगा, तो क्या सोचना होगा, वो किस तरह से सोचेंगे, वो ज़रूरी है। दूसरा, आप जो कह रहे थे, मैं कई सालों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करता रहा हूँ, और एक हम लोगों की लगातार मांग रही है कि आंकड़ों के फेर में हम ना पड़ें। जब एग्रीगेट पिक्चर देखते हैं, जब राष्ट्र के स्तर पर देखते हैं या राज्य के स्तर पर भी देखते हैं, तो स्थिति जो है उतनी भयावह नज़र नहीं आती जो कुछ खास जगहों पर होती है। तो ये बात हम लोगों को सबको याद रखनी होगी। जो उन्होंने भी पहले कहा, रैक पिकर्स की बात की, वो अलग से है। अगर रैक पिकर्स में आप डेटा देखेंगे तो वो अलका जी का जो आंकड़ा था वो बहुत बढ़ जाएगा। और वैसे ही आप जैसे कह रहे हैं बॉर्डर एरिया में, और शायद यहाँ जितने साथी हैं वो तो हाशिए पे जो रहते हैं उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो हम लोगों को उनके आंकड़ों को भी अलग से हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जुबैर जी। नमस्कार। थैंक यू अमरीश जी, चेयरपर्सन। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी थोड़ी सी डिसजॉइंटेड थॉट्स हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट करूं, लेकिन सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से एडमिट करना ज़रूरी है कि शायद हम बहुत नईव थे ये समझ के कि RTE हो गया तो अब कोई अंडू नहीं कर सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों के हालात ने हमें ये बताया है कि जो कुछ मिलता है वो छीना भी जा सकता है, और उसके छीनने के तरीक़े भी बहुत नए नए हैं और बहुत निराले हैं। एंड देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो कोई राइट्स और इंटाइटलमेंट का जो डिस्कोर्स अभी डाइल्यूट हुआ है वो सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, वो सिटीजनशिप में भी है और बहुत सारे मुद्दों में है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कम से कम इसका एक एहसास होता है कि हम कितना बेवकूफ़ बनते हैं ज़िंदगी में। एनीवे, क्योंकि मैं अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर से हूँ और अमरीश जी का आग्रह था कि मैं उसी पे बात करूँ, जबकि वो मैं उसमें एक
अपने आप को गेस्ट की तरह समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम ये कंटिन्यूम की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से कंटिन्यूम ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो बात वहीं से शुरू होती है जो जहाँ पे सुबह के स्पीकर्स ने छोड़ी थी, पर्टिकुलरली डॉक्टर कॉल ने, कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो कितना इम्पोर्टेंट है, अर्ली लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त तकरीबन 17 करोड़ बच्चे हैं जो कि 6 साल से कम के हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ पे 2 स्लाइड्स दिखाई जा चुकी हैं इस पे, पर मैं फिर दोबारा इस पे लाना चाहता हूँ कि इनमें से तकरीबन 20 मिलियन बच्चे जो हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, 38% स्टंटेड हैं, 21% वेस्टेड हैं, 36% अंडरवेट हैं और 58% एनीमिक हैं एंड अराउंड 1.25% डिसेबल्ड हैं। ये आपका रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर आप अपना बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको जो एक सिर्फ प्रोग्राम जो एड्रेस करता है, जिस भी तरह से करता है, वो ICDS का प्रोग्राम है कि जब तक के ICDS प्रोग्राम टोटलिटी में चलेगा तो शायद हम इन आंकड़ों पे कहीं कुछ असर कर पाएंगे। लिहाजा ICDS को विश अवे करना, ICDS को बुरा भला कहना बहुत अच्छी बात है, फोरम्स में कहना चाहिए, लेकिन हम उसको वी विल हैव टू रियली प्रोटेक्ट इट। राइट नाउ एक और आंकड़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंट हुआ, अगेन 2 बार हो चुका है सुबह से, जब से मैं आया हूँ, कि इवन ICDS जो है वो भी यूनिवर्सल नहीं है। अभी भी आप केवल 40% बच्चे, अगर मैं सारे उनको एवरेज आउट कर लूँ, उनको आप रीच आउट कर रहे हैं। और ICDS को प्राइवेट प्री स्कूल एजुकेशन से रिलेट करने का मतलब ये हुआ कि आप न्यूट्रिशन कंपोनेंट को, कम्युनिटी के कंपोनेंट को, मदर्स के कंपोनेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे। तो प्लीज़ माय सबमिशन इज़ ICDS की जो पैकेज ऑफ सर्विसेज है उसको प्री स्कूल एजुकेशन से प्लीज़ इक्वेट ना करें, क्योंकि प्राइवेट के जो कंपोनेंट ला के बार बार बीच में कह रहे हैं कि वो कुछ हो रहा है, इसका मतलब उन बच्चों तक की कुछ सुविधाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही। दो सर्विसेज आर नॉट रीचिंग। सो हम ऑलरेडी पहले ही सेल्फ गोल्स के साथ ही चल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हम पहले से ही भेदभाव कर रहे हैं, उन तक के हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारी रीच है ICDS की, वो नीचे जा रही है। एब्सोल्यूट नंबर्स में इट में बी गोइंग अप, बट वी आर स्टिल गोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ रीच। तो जो बच्चों तक के कुछ पहुंच थी वो भी कम हो रही है। और आपकी जैसे अभी रिपोर्ट में जो आप लोगों ने निकाली है उसमें लिखा है कि 30% पुअर girls from poor families have never gone to school. I presume they have never also gone to ICDS. And दूसरी बात ये होती है अगर ICDS गए तो स्कूल क्यों नहीं गए? तो ये जो कंटिन्यूम की हम बात कर रहे हैं, इस कंटिन्यूम में इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मोटे तौर पे तकरीबन 7 करोड़ बच्चे आज की तारीख में ना तो ICDS में है, ना किसी प्राइवेट स्कूल में है, ना कहीं है, और उनका क्या होने वाला है हमें कुछ इसका इल्म नहीं है। सो माय फर्स्ट सबमिशन इज व्हाटएवर कम्स इन आवर वे, जो भी आ रहा है पिछले 1 साल में आ रहा है तो कुछ उसका असर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ICDS को डाइल्यूट मत होने दीजिए। और ICDS को डाइल्यूट करने का एक और रीज़न ये भी है कि जो लास्ट कुछ सालों में रिपोर्ट्स आई हैं अबाउट लर्निंग आउटकम्स, उन्होंने अनड्यू फोकस एज ए न्यूट्रिशन अनड्यू फोकस जो है वो पेडागोजी और लर्निंग आउटकम्स पे कर दिया है, जिसकी वजह से सबको लगता है कि ये जो मिड डे मील है ये वेस्ट ऑफ मनी है, बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब स्टंटेड हैं, अंडरवेट हैं, एनीमिक हैं, तो पढ़ेंगे कहाँ से? इसलिए जो फोकस हो रहा है प्री स्कूल करिकुलम पे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, डिज़ायरेबल है, लेकिन न्यूट्रिशन कंपोनेंट कहीं डाइल्यूट ना हो जाए, इसके अगेंस्ट हमको गाइड करना देखना पड़ेगा। और आप लोगों को शायद इल्म हो कि एक अम्ब्रेला ICDS बना है। अम्ब्रेला ICDS का मतलब ये हुआ कि उसमें तकरीबन 7 स्कीम्स को एक जगह कर दिया गया है, जिसके अंदर आंगनवाड़ी सर्विसेज इंस्टेड ऑफ द टोटल ICDS, चाइल्ड प्रोटेक्शन सबला एडल्ट्स एंड गर्ल्स वाली, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज जो ICPS बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बना था, बहुत अच्छा, उसको इसमें सबसूम किया जा रहा है।
क्रैश स्कीम को किया जा रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को किया जा रहा है, और एक प्रधानमंत्री जी की मातृ वंदना योजना थी उसको एक जगह किया जा रहा है। अब क्या इस शक्ल अख्तियार करेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि बच्चों का नुकसान होने वाला है और बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है कि जितने बच्चे अभी तक के कुछ उनको मिल भी रहा था उसमें भी एक तरह की दिक्कत होने वाली है। एक अप्रोचेज हैं टू स्टडी दिस अर्ली चाइल्डहुड, और आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिस्ट को बहुत इसमें दिलचस्पी हो गई है, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है क्योंकि उसमें फिर पर चाइल्ड कॉस्ट और ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जिसका मेरे तो समझ में आता नहीं कि उसका एजुकेशन से क्या लिंक है। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट की अभी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। तो एक तो ये कि एवरेज जो आंगनवाड़ी है हमारी वो 4 घंटे खुलनी चाहिए, लेकिन कोई बच्चा ऑन एन एवरेज इन अ प्रोग्रेसिव स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश स्पेंड्स ओनली 90 मिनट्स इन द आंगनवाड़ी, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेटअप है। अब उस 90 मिनट्स में ये सारा ट्रांजैक्शन होना है जिसको हमको ठीक से देखना पड़ेगा कि क्या 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 सिचुएशन निकल के आएगी आगे जाके। अभी एक बात समग्र शिक्षा अभियान की भी हुई थी जिसमें सर्व शिक्षा अभियान, RMSA और टीचर एजुकेशन को कंबाइन किया गया है, और उसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि वो अपने आप को रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी की वजह से समग्र शिक्षा अभियान बना है, पेडागोजिक प्रिंसिपल्स पे नहीं बना है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, और उसमें सिर्फ ये है कि पहले सेंटर के जो फंड्स थे वो सेगमेंट्स में जाते थे कि ये प्राइमरी के लिए है, ये सेकेंडरी के लिए है, ये टीचर एजुकेशन के लिए है। अब ये टोटल कंटिन्यूम में होगा, और फेडरलिज्म की ट्रू स्पिरिट में उन्होंने कहा स्टेट्स विल प्रायोरिटाइज कौन कितना कहाँ खर्च करेगा। हमारा RTE का एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ स्टेट के ऊपर चीज़ें छोड़ी गई थी वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं रहा है। आई एम नॉट फॉर सेंट्रलाइजेशन, बट एट द सेम टाइम सर्टन थिंग्स हैव टू बी डन अप फ्रंट एंड सेड ये है। जैसे RTE के अंदर एक सेक्शन था जिसमें डिसएडवांटेज बच्चों का चयन करना था, और स्टेट्स के ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़ दी गई कि आप चयन कीजिए डिसएडवांटेज कौन है। शायद ही 2 या 3 स्टेट्स ऐसे होंगे, मेरे ख्याल से 1 या 2 स्टेट्स जिन्होंने इसको अच्छे से किया। एज अ रिजल्ट जो डिसएडवांटेज पॉपुलेशन जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए था SSA का, बिकॉज द स्टेट्स डिड नॉट आइडेंटिफाई, उनको नहीं मिला। यही चीज़ यहाँ पे भी शायद होने वाली है, और जो इन्होंने उसका रैशनल दिया था कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, उसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि देयर हैज़ बीन अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड देयरफॉर वी नीड दिस समग्र शिक्षा अभियान। एनीवे, सो इन द गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग NCERT दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस। उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई और एक करिकुलम बनाया ड्राफ्ट NCERT ने, जिसमें 3 से 8 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दिया, जिसके 2 साल जो है वो RTE में आते हैं। 6 से 8 साल 3 to 8 में 2 साल RTE में आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन एक जानबूझ के मुझे लगता है क्रिएट किया गया कि कौन सा बच्चे को RTE मिलेगा, कौन से बच्चे को नहीं मिलेगा। और जो भी पूरा करिकुलम NCERT ने बनाया है वो स्कूल रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस, ट्रांजिशन के फ्रेमवर्क में बनाया है, और बहुत अच्छे अच्छे शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं। मेरे बहुत सारे कलीग्स उसमें हैं। इट इज़ वेरी नाइसली पुट्ड, बट मेरी सिर्फ उससे ग्राउज ये है कि वो बड़ा पेडागोजिक और नीड बेस्ड है, और वो अब जो RTE का एक था कि अर्ली चाइल्डहुड को एक राइट की शक्ल में देंगे, वो डॉक्यूमेंट में राइट्स फ्रेमवर्क कहीं से नहीं आता है। सो अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो कम से कम उसके अंदर राइट्स फ्रेमवर्क करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि 2 तरह के बच्चे होंगे, 3 से 6 साल के और 6 से 8 साल के, और उसके लिए सेपरेट कार्डर चाहिए, सेपरेट टीचर चाहिए, और उन्होंने ये लिखा है उसमें कि उसके लिए एक नया टाइप ऑफ टीचर चाहिए। वो नया टाइप ऑफ टीचर की कोई परिकल्पना हो नहीं पाई कि कौन सा वो नया टाइप ऑफ टीचर है और कौन सा वो नया टाइप ऑफ स्कूल है जो हम बात कर रहे हैं। 1 minute, 2? Okay. You can do your concluding comments. Okay, so I don't want to
जंप द गन, लेकिन हम एक छोटी सी स्टडी कर रहे हैं फॉर सेव द चिल्ड्रन एंड कोलोकेशन के ऊपर, जो कोलोकेशन इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट एज वन ऑफ द थिंग्स दैट शुड हैपन। कुछ जगह पे उसको बहुत पॉलिटिकली कन्वीनियंटली उसको कह दिया गया क्लोजर ऑफ स्कूल्स, और उसका फ़ायदा भी हुआ राजस्थान में, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है कि आंगनवाड़ी का एक स्पिरिट था जब 1975 में वो लाया गया था। इट वॉज अ कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, इट वॉज नॉट एन एजुकेशन प्रोग्राम। द मोमेंट यू कोलोकेट इट, इट गोज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द कम्युनिटी। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, सेफ्टी के हैं, पेरेंट्स की एंजाइटी के हैं, वो बहुत सारे हैं, लेकिन कम्युनिटी के हाथ से आपने आंगनवाड़ी ले ली। और जो उसमें एक केरला में और तमिलनाडु में हम देखते हैं जो वाइब्रेंसी है कि पेरेंट्स खुद आ रहे हैं, पका रहे हैं, बच्चों का देख रहे हैं, वो सारी वाइब्रेंसी जो है वो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रही है। और बाकी इश्यूज जो भी आएंगे उसमें एक और इशू समग्र में ये आ रहा है कि जो ICDS आंगनवाड़ी की जो पेरेंट मदर एसोसिएशन एंड पेरेंट टीचर एसोसिएशन ऑफ RMSA, तो कौन उन पे प्रीडोमिनेट कर जाएगा और जो जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी कौन सुनेगा, वो सारे मुद्दे सारे आएंगे। एनीवे, सो फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि हैव टू एंश्योर एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड in the ICDS form. You can reform it, you can make it better for all. One study by Abu Saleh Sharif for AP study says you incentivize it. उन्होंने उसे इकोनॉमिक टर्म्स में भी कहा कि अगर आप उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चे इतना कमाएंगे। मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है, बट इंसेंटिवाइजेशन इज़ वन ऑफ द थिंग्स। एंड क्वालिटी ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन डेफिनेटली, everyone has talked about capacity of the system. So we should push for the Section 11. We should push for institutionalizing early childhood education as a right, so that we can give as this report says, the right start to the children. Okay. So, and just in 2 minutes, just 30 seconds. I think you're 30 completely seconds. out of time. You've done 30 seconds. 12-13 minutes. Okay. You 30 said seconds, about but- this report. There's just 2 things I want to tell about this report. That it talks about private schools and it says 3 चीज़ें. Better place communities, they go for private schools. जिसमें उन्होंने identify किया 6 Jains and Christians. More boys are going to private schools and school readiness is impacted by the household income. So ultimately इसका class angle बहुत clear है इस report में. Thank you so much for this. Thank you.